बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है एंड जो आपकी इंडिया वाली बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर है 4 जिसका नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हम देखेंगे और ये मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। संसार में सबसे अधिक वर्षा मानसून नाम में क्यों होती है? ठीक है, क्यों होती है ये समझाना है। तो देखते हैं भाई, इसके लिए आपको एक पहले टर्म सीखना पड़ेगा। टर्म क्या है कि मानसून की बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो भारत की जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की एक शाखा, कोई एक शाखा है जो कि गंगा के डेल्टा को पार करके कहाँ पहुंचती है? मेघालय। और मेघालय में कहाँ पे? गारो हो गया, खाती, जयंतिया, यहाँ की पहाड़ियों तक ये शाखा पहुंचती है, ठीक है। और ये एक की आकृति की पहुंचती है। और जब ये मतलब इन एरिया में पहुंचती है, कहाँ पे? मेघालय में, तब यहाँ पे जो वायु होती है वो एकदम से ऊपर उठती है। और ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि जो बादल होते हैं उनका निर्माण होता है, और जो काले बादल होते हैं, मेघ जो होते हैं, वो बनते हैं, जिससे क्या होती है? भारी वर्षा होती है। अब उसके बाद आप सीधा एक पॉइंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? चेरापूंजी के पश्चिम में स्थित है एक स्थान जिसका नाम है मौसिनराम। तो वहां पर ये वर्षा होती है 1221 सेंटीमीटर, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट अगर आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए रेड कलर से लिख रखा है कि यहाँ पर स्थित, कहाँ पे? मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। यहाँ पे स्थित 1102 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, कहाँ पे? चेरापूंजी में। लेकिन अगर हम वर्तमान नवीन आंकड़ों की बात करें तो ये कौन सा स्थान हो गया है अब? मौसिनराम में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? बहुत इजी सा प्रश्न है, 2 मार्क्स का है ये आपका, और इस तरह से आप इसे लिख देंगे। इंग्लिश में समझना चाहें तो ये रहा आपका इंग्लिश का सेंटेंस। व्हाई डज मौसिनराम रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो क्या रीजन है? पहले तो आपको ये एक टर्म सीखना पड़ेगा, ये टर्म क्या है, उसके बाद आप सीधा सा बता सकते हैं। चेरापूंजी से जो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर की दूर तक, कौन सा? मौसिनराम। ये यहाँ पे 1221 सेंटीमीटर की वर्षा होती है प्रतिवर्ष, ठीक है। इस तरह से आप ये लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन नंबर काफी इजी है, छोटा सा, ये भी 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। मानसून प्रस्फोट से क्या अभिप्राय है? मानसून प्रस्फोट क्या होता है? तो क्या होता है कि जब आर्द्रता से लदी पवनें, जब अत्यधिक भारी वर्षा होती है, आर्द्रता यानी कि जलवाष्प, जलवाष्प यानी कि ये कह सकते हैं कि ऐसी वायु जो कि बारिश के लिए, बारिश का एक कारण होती है, बारिश के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। तो वैसी वायु जब अत्यधिक भारी होकर ऊपर उठती है तो अपने अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जना के साथ छोड़ती है, यानी कि बादलों के साथ मिलकर क्या करती है? छोड़ती है अपनी नमी को, जिससे मूसलाधार वर्षा धरातल तक पहुंचती है। ये वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर देती है। तो मानसून प्रस्फोट को आप ये कह सकते हैं कि वर्षा का एक ऐसा विकराल रूप जो कि किसी एक क्षेत्र को कुछ ही पल में बाढ़ग्रस्त कर देता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा अकस्मात ही शुरू हो जाती है। मानसून के इस अकस्मात आरंभ को ही मानसून प्रस्फोट कहते हैं। तो मानसून प्रस्फोट में 2 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो ये कि जो नॉर्मल वर्षा होती है उससे अधिक वर्षा, जिससे कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर दिया जाने। और जब मानसून जैसे ही आरंभ होता है तो उस दौरान जो मानसून है वो एक तरह से जो है विस्फोट होता है ना, बहुत तेजी से मानसून जो है वो रूप बदलता है। तो वही चीज ये आपको लिख देनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है मानसून प्रस्फोट? अब देखिए दूसरा, इंग्लिश में, व्हाट डू यू मीन बाय द मानसून ब्रस्ट? ब्रस्ट क्या है? मानसून। ये आप यहाँ पे इस टर्म को समझ लेंगे इजीली, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, आपको इंग्लिश में सेंटेंस चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। सिंपल सा, आपसे इजीली इस तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है भारतीय किसान के लिए, ये बच्चों 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 5 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, क्या, और अच्छे से समझेंगे। तो क्या होता है कि मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि हमें पता है कि भारत की लगभग जो गांव की 90% जो आबादी है, गांव की बात कर रहा हूं, जो गांव है, शहर की नहीं, गांव की बात कर रहा हूं, तो गांव में जो आबादी है उसमें 90% लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए भारत जो मानसून है, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे
कि कृषि की फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं। कृषि उपज की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या फिर नहीं। यानी कि कृषि की जो फसलें हैं वो मानसून पर इस तरह से निर्भर करती हैं कि जो वर्षा है वो फसल के लायक उतनी हुई है या उससे कम हुई है। ठीक है। भारत भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर। अब देखिए यहाँ पे शहरों के लिए भी और गांव दोनों को मिला के बात की गई है, तो 64% जनसंख्या किस पर है? यह है कृषि पर, आजीविका के लिए। वर्षा की उच्च परिवत्तता के कारण देश के कुछ भागों में सूखे तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप होता है। हमने देखा कि उत्तराखंड में अगर भूस्खलन हो जाता है या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो ये किसकी वजह से? वर्षा की वजह से होता है। वही राजस्थान वाली कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ा रहता है। तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई कि बारिश की जो परिवत्तता है, यानी कि बारिश का जो वितरण है वो डिसाइड करता है इस चीज को। भारतीय कृषि की सफलता, मतलब भारत की जो कृषि है, जो फसलें हैं, जो अनाज है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वर्षा जो वो निश्चित समय पर हो रही है, नियमित रूप से हो रही है और जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है नहीं, इस बात पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई बहुत कम हो पाती है या फिर सिंचाई का साधन ही नहीं है वर्षा के अलावा, तो वहां पर ये चीज काफी मैटर करती है। और आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो हीरो होता है वो अपने गांव की भलाई के लिए यज्ञ वगैरह भी करवाता है, तो फिर इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो वर्षा करते हैं। तो ऐसे से जो चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है 6, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। यानी कि जैसे ही मानसून का प्रस्फोट, अभी हमने देखा था क्या होता है मानसून का प्रस्फोट, ये अभी आपको यहाँ पे समझाया था 2 मार्क्स में। ठीक है। तो जब ये मानसून का प्रस्फोट होता है, तो अब एक चीज बताइए आप कि अगर यहाँ पे 2-4 पेड़ हैं पहले से और नॉर्मल वर्षा, अभी छोटे-छोटे हैं, नॉर्मल वर्षा हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हुए वर्षा अपने तीव्र रूप को धारण करती है तो वो इस पूरे क्षेत्र को सपाट कर देगी। ठीक है ना? सपाट यानी कि एक तरह से बिल्कुल नष्ट कर देगी इस क्षेत्र को, केवल मिट्टी-मिट्टी रह जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। तो इस तरह से भारतीय किसान के लिए जो मानसून है वो एक जुए के बराबर है। अगर मानसून सही आता है तो फसल अच्छी होगी तो उसकी आमदनी होगी और वो अपना खाना खर्चा चला सकता है। अगर मानसून सही नहीं हुआ तो वो एक तरीके से, पूरी तरीके से आर्थिक उसका जो जीवन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। समझ आएगा सभी को? आगे बढ़ जाएं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इज मानसून अ गेम्बल फॉर द इंडियन फार्मर, एक्सप्लेन। तो मैंने आपको समझा दिया हिंदी में और बाकी के जो पॉइंट्स है वो आप इंग्लिश में इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जेट प्रवाह क्या है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जेट प्रवाह क्या होता है इसे समझेंगे, फिर इसका क्या प्रभाव होता है इसे भी समझेंगे। तो क्षोभ मंडल, अब देखिए मैंने आपको समझाया था वायुमंडल की 4 परतें होती हैं। ठीक है। ये आपका वायुमंडल है, सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। फिर आता है जहां तक मुझे याद है आयन मंडल, और नहीं, ऊपर तो आपका बहिर्मंडल होता है, यहाँ पे एक आयन मंडल, हाँ ये आयन मंडल होता है और यहाँ पे समताप मंडल होता है, जहां तक मुझे आइडिया है ये 4 ही होते हैं। अब इस वाले में और इसमें मेरे को कंफ्यूजन है कौन सा कहाँ पे होता है। बस ये याद रखिए कि क्षोभ मंडल जो वो क्या है, वायुमंडल की एक परत है। तो क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में गति के साथ चलने वाली वायु धाराओं को क्या कहते हैं? जेट प्रवाह। तो यहाँ पे क्या समझ में आ जाएगा जेट प्रवाह क्या होता है, जेट वायु प्रवाह किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कितना फैला है? पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो यहाँ पर जो वायु गति करती है उस वायु को हम क्या कह देंगे? जेट प्रवाह। सिंपल सा है, क्षोभ मंडल में गति करने वाली वायु को जेट प्रवाह कह देंगे। शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षेपों को भारत में जाने का काम यही जेट स्ट्रीम ही करती है। यानी कि जब ठंडी ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, तो जो वर्षा होती है, वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभों को भारत में जाने का यही काम करती है। यानी कि जितने भी, जैसे जैसे क्या होती है कि शीत का मौसम आता जाता है, ठंडी का मौसम आता जाता है, तो उसके बाद हमें पता है शीत के बाद क्या आता है? शीत, और जो गर्मी का मौसम है उसके बीच में एक आता है वसंत ऋतु, जिसमें वर्षा अधिक होती है। तो उस दौरान जब वर्षा सही से हो तो उसके लिए जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, पश्चिमी पवनें हैं, वो उसको लाने में सहायक करते हैं। कौन? जेट स्ट्रीम, जिसे जेट वायु प्रवाह कहते हैं। जेट स्ट्रीम में अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण ये विक्षोभ भारत में प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार से पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर भी आकर्षित करता है। यानी कि जो एक तो जेट प्रवाह आपको समझ में आ गया क्या प्रभाव करता है इसका,
और जो पूर्वी जेट प्रवाह है ये क्या करता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब आपको पता है कि चक्रवात जो है वो भी एक जलवायु को नियंत्रित करने में या फिर उसके बिगड़ने में, संतुलन बनाने में अपना अलग अहम योगदान निभाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भी कौन योगदान देता है, पूर्वी जेट प्रवाह, या फिर आप जेट प्रवाह भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, इतना कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया जेट प्रवाह क्या है और इसके प्रभाव। चलिए इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज जेट फ्लो एंड व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव। तो ये पॉइंट्स आप इसमें इस आंसर में इजीली लिख देंगे। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फिफ्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जो जलवायु है, ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, 5 मार्क्स में हमारा ये प्रश्न बनेगा। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ विस्तृत है एवं कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। अब भारत के अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जहां तक मुझे याद है, सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा के राज्य हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में, ठीक है, उत्तर में यानी कि कौन से हमारे देश हो जाएंगे, सॉरी जो राज्य हैं कौन कौन से हो जाएंगे, बात करें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद हिंद महासागर इसको दक्षिण में घेरे हुए हैं। ये परिस्थितियां जलवायु को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली है अक्षांश। तो भारत का दक्षिणी भाग जैसे कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी, ठीक है, ये कर्क रेखा के बीच में पड़ते हैं। अतः यह उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर प्रभाव रहता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग कैसा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि ठंडा होता है। अब आती है पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी कैसे जलवायु को प्रभावित करती है, भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्पन्न ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। यानी कि उत्तरी ध्रुवों से जो उत्पन्न ठंडी हवाएं होते हैं उनको भारत में आने से रोकती है कौन, पर्वत श्रेणी, और इसमें भी कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रेणी। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है, यानी कि जो एक नॉर्मल जलवायु होती है वो बनी रहती है। यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायक होती है, ठीक है। अब आता है थर्ड, जल एवं स्थल का वितरण। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में घिरा होना वहां की जलवायु में तापमान को प्रभावित करता है। अब एक चीज समझिए आप कि आपका एक घर है राजस्थान में, एक घर है आपका हरिद्वार में। तो अब आप बताइए कि रात के समय आपको ठंडी कहाँ लगने वाली है, रात के समय या दिन के समय भी देख लियो, जो आपका वातावरण है वो ठंडा कहाँ का रहने वाला है। तो जहाँ पे आप हरिद्वार की अगर हम बात कर लें वहां का आपका वातावरण कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। और वही मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र की बात कर लूं, ठीक है, रेगिस्तान की बात कर लूं, तो वहां पे वातावरण कैसा रहेगा, काफी गर्म होने वाला है। तो यही चीज यहाँ पे भी समझाई गई है कि एक स्थान जो है उसका जो स्थल विन्यास है वो देखा जाता है वो कहाँ पर स्थित है उस हिसाब से। जैसे कि भारत जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है, ठीक है, उत्तर में भी और उत्तर पूर्व में भी, पश्चिम सॉरी उत्तर नहीं दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता से युक्त करने में ये सहायक होती है। भारत का उत्तरी भाग स्थलबद्ध है, इसलिए यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक एवं शीत ऋतु में काफी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि किसी स्थल की समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई एवं उच्चावच जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करने में अपना अपना अहम योगदान देते हैं, या फिर कह लीजिए ये कुछ है ही कारण जो कि हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ जाएं। चलिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो लिखेंगे लैटिट्यूड, माउंटेन रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, हाइट अबव सी लेवल एंड रिलीफ। ये कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे इसके आंसर में। समझ में आ गया आप सभी को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी प्रश्न है ये, ठीक है, ये सब ऐसे इजी है। देखिए, हरित ग्रह गैसें किन्हें कहते हैं एवं इनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हरित ग्रह गैसें होती कौन सी हैं, फिर प्रभाव देखेंगे। तो वे गैसें जो दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण कर सकते हैं हरित गैसें कहलाती हैं। यानी कि ऐसी गैसें जो सूर्य से, ठीक है, अर्थ को ऐसी जो एनर्जी प्राप्त होती है जो सूर्य अर्थ के लिए हानिकारक होती है, तो ऐसी हानिकारक किरणों को अवशोषित करने वाली गैसों को हम कहते हैं
हरित गृह गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्राइस ऑक्साइड व ओजोन। ठीक है, अब देखिए इसके प्रभाव। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना एवं वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होना। आपको पता है कि अगर ये गैसें सही रूप से कार्य नहीं करेंगी तो क्या होगा? भूमंडलीय तापमान यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और जलवायु भी हर एक देश की, हर एक स्थान की बदल जाएगी। फिर है हिमानियों के पिघलने से समुद्र तल ऊंचा होगा और प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हरित गृह गैसें जो है वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएंगे तो हिमनियों यानी कि बर्फ जो है वो अत्यधिक मात्रा में पिघलने लगेगी, जिससे कि समुद्र तल का पानी समुद्र से निकलकर स्थल पर आ जाएगा, इससे प्राकृतिक बाढ़ें आने लगेंगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से कई सारी बीमारियां, मलेरिया जैसी कीट, अन्य जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। वर्तमान जलवायु सीमाओं में बदलाव होने से कुछ भाग अधिक जलसक्त तो कुछ भाग शुष्क हो जाएगा। यानी कि अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो मान लीजिए ये दो एरिया है, अब एक एरिया में 20% पानी पहले से ही है, ठीक है, समुद्र का, और अगर वो पूरा समुद्र से बाहर निकल आएगा तो पूरा का पूरा एरिया समुद्रग्रस्त हो जाएगा, बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। अब जहाँ पे 1% भी पानी नहीं है वो तो आपको पता ही है, सिंपल सा सूखा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। जनसंख्या में परिवर्तन भी किसकी वजह से होता है? जलवायु की वजह से। और जलवायु में कौन सबसे अधिक अपना योगदान निभाता है? वो है हरित गृह गैसें। अगर ये अपना कार्य सही से करेंगी तो सिंपल सी बात है भाई कि जो भूमंडलीय तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, वो नहीं बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन ज्यादा होगा नहीं, नॉर्मल जैसा चाहिए वैसा बना रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेंगे। व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैस कॉल्ड एंड द एनालाइज देयर इफेक्ट्स। तो लिख देंगे पहले तो आखिर ये है क्या, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन प्लैनेट गैसेस। ठीक है, हरित गृह जो गैसें हैं उनके प्रभाव समझ में आ गया आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 में हमसे पूछा गया है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश कौन कौन से। तो ये प्रश्न भी 5 मार्क्स में बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसे तो आप जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 मार्क्स का प्रश्न है। तो कौन कौन से, देखिए 8 है यहाँ पे, पहला, दूसरा, नहीं चलिए आपको समझाते चलते हैं फिर लिखेंगे। पहला है AMW। AMW यानी कि लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, या फिर ऐसे लिख दीजिए लघु शुष्क ऋतु, सिंपल, लघु शुष्क ऋतु। इस प्रकार की जलवायु कहाँ होती है? पश्चिमी तट के साथ। पश्चिमी तट यानी कि जो हमारा गुजरात, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, ये जो है ये होता पश्चिमी तट। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ऐसे जलवायु वाले प्रदेश जिसका कोरोमंडल तट के साथ है, इनका जिसका विस्तार कोरोमंडल तट के साथ है। उष्णकटिबंधीय है, सामान्य प्रकार की जलवायु। तटवर्ती प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तटवर्ती यानी कि जहाँ पे बंदरगाह वगैरह है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये प्रायद्वीप के अंदर के भाग तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों में ये पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु कहाँ होती है? तो इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, 6 है शुष्क ऋतु वाला प्रदेश। ये भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग में यही जलवायु पाई जाती है। ठंडी आर्द्र शीत जलवायु वाला प्रदेश, यह जलवायु पूरे क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत में पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु, ये जलवायु सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? कश्मीर और उसकी निकटतम जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये जो कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रकार हैं इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इसे रट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका जरूर आने वाला है। क्या इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ से देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू कोपेन विच आर द क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो समझाने। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए AMW, AS, ठीक है, AW, BS, HW, BW, HW, CWG, DFC या फिर E। तो हिंदी में मैंने आपको समझाई दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 3 मार्क्स में बनेगा, अलग अलग इसमें पॉइंट पूछे जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले पूछेगा 1 मार्क्स में एल नीनो क्या है, इसके परिणाम क्या है और भारतीय मानसून तंत्र पर इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, तो 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका।
3 मार्क्स में ये प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि 5 मार्क्स में पूछेगा, अगर आप इतना में लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाए। तो देखिए एल नीनो समझते पे है क्या है। तो एल नीनो जो है वो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरमावस्थाएं होती हैं। यानी कि एल नीनो क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी अवस्था है जो पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे इस विश्व में हर 5 से 10 साल में एक बार हर क्षेत्र में उत्पन्न होता है, और ये बताता है कि यहाँ पे जलवायु किस तरह की रही थी, कैसी होने वाली है, कहाँ पे सूखा पड़ेगा, कहाँ पे बाढ़ होगी, मौसम की अवस्थाएं क्या होंगी, ये समझ आता है। इसके परिणाम क्या है? तो परिणाम इस तरह से है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में इसकी विकृति होती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, यानी कि समुद्री जल का जो वाष्पन है वो घटता और बढ़ता रहता है इसकी वजह से। ठीक है, प्लवक की मात्रा में कमी आती है जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। यानी कि मछलियों के जीवन के लिए जो एक तत्व होना चाहिए समुद्री जल में, वो क्या होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से मछलियों की मृत्यु होने लगती है। उसके बाद भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव देखें तो भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। यानी कि लंबी अवधि तक 10, 15, 20 साल तक अगर हमें मौसम का अनुमान लगाना है तो एल नीनो का उपयोग किया जाता है भारत के संग। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। यानी कि एल नीनो के जब हमने अनुमान लगाया तो 1990 से 51 के बीच में हमने देखा कि 12 दिन पहले, 5 से 12 दिन पहले ही मानसून जो था उसके आने आने की टाइमिंग थी, लेकिन वो लेट आया, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी। अब इंग्लिश में समझना चाहें तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। किस तरह से समझेंगे कि व्हाट इज एलेनाइन, ठीक है, वही इंग्लिश में इस तरह से बदल दिया गया है। ठीक है, तो एल नीनो ही है, यहाँ पे ओ कर दिया, अब ठीक है। उसके बाद इसके रिजल्ट्स क्या है एंड इसके इफेक्ट्स क्या है, इसे समझ लेंगे आप। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर आएगा प्रश्न तो। किस तरह से, भारत में मानसून वर्षा की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो भारत की जो मानसून वर्षा है इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो कह लीजिए एक तरह से वो पूछे गए। कौन कौन से? सबसे पहले तो भारतीय मानसून जो वो किसान के लिए जुआ है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, तकरीबन ये देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट है, इस 6 में से आप 2 से 3 पॉइंट यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 5वां। इस 5वें में से ये 3 पॉइंट जो है, आपको ये पॉइंट नहीं पूरे पूरे लिखने, आपको इसमें से समझ के एक एक लाइन निकाल लेनी है। ठीक है, तो जब आप इसे लिखेंगे तब आप इसका आंसर कुछ इस तरह से बना पाएंगे। कैसे लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो कि जून सितंबर के दौरान होती है। यह मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। तो वर्षा जो है वो नियंत्रित किसके द्वारा होती है? उच्चावच यानी कि ऊंचाई से, और जो ऊंचाई यानी कि पहाड़ का एरिया है, मैदानी इलाका है, समुद्र के पास का इलाका है, भू आकृति यानी कि समुद्र के पास का इलाका है, नदियों के आसपास का है या फिर रेगिस्तान का इलाका है, तो इससे वर्षा भी नियंत्रित होती है। ठीक है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप इस एरिया से दूर होते जाएंगे, जो मानसून है, जो वर्षा है, वो भी कम होती चली जाएगी। जैसे कि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोलकाता जो है, अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास में हमें पड़ता है, तो ये जो है वो समुद्र तल से काफी पास में है। वहीं दिल्ली आप देख सकते हैं तो इंडिया के सेंटर में है। ठीक है, जो कि बात करें तो उत्तर पूर्व में है। तो ये चीज यहाँ पे मैटर करती है, समुद्र से दूरी भी। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आधे दौरों में आती है, जिसमें कुछ सूखे, एक सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा, हाँ, जिसमें कुछ सूखे अंतराक भी आते हैं जिन्हें विच्छेद कहते हैं। यानी कि जब किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों में आर्द्र दौरों में आती है, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम में आती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? विच्छेद कह देते हैं। फिर है ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है। भारतीय मानसून की अगर हम बात करें तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो कैसी होती है? काफी अधिक होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन भी देखने को मिलता है। बच्चों चैप्टर नंबर 6 आपका जो है वो मिट्टी के ऊपर ही है। ठीक है, मृदा अपरदन के बारे में, संरक्षण के बारे में, निर्माण के बारे में, प्रकार के बारे में चैप्टर नंबर 6 में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में
मानसून का अत्यधिक महत्व है। इस वर्षा को स्थानिक विलाप भी असमान है जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत के मानसून के लिए जो वर्षा है वो काफी अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके मानसून की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, भारत में जो मानसून वर्षा की विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी। एक तो कि ये मौसमी होती है, ठीक है, और समुद्र तल से जो दूरी है वो भी इसमें काफी अहम रोल प्ले करती है। ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो अधिक होती है जिससे कि बाढ़ भी आ जाती है, मिट्टी का पतन भी होता है। भारत की अत्यधिक जनसंख्या जो कि कृषि प्रधान है वो पूरी तरीके से मानसून पर ही निर्भर होती है, खास करके वे क्षेत्र जो अति सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेंगे। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, वो कौन कौन से रीजंस हैं वो आप अभी इजीली समझा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर एक बार इंग्लिश में सभी क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसार में सबसे अधिक वर्षा मानसराम में ही क्यों होती है। ठीक है, इंग्लिश में व्हाई डज मानसराम रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन वर्ल्ड। 2 मार्क्स का प्रश्न है। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं और इससे आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मानसून ब्रस्ट। फिर भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, व्याख्या कीजिए, किस तरह से है ये समझा देना है। तो इस मानसून अ गैम्बल फॉर इंडियन फार्मर, एक्सप्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है, जेट प्रवाह किसे कहते हैं और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। इंग्लिश में व्हाट इज जेट फ्लो एंड व्हाट इफेक्ट डज इट हैव। फिफ्थ आ जाएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, जिसमें अक्षांश, पर्वत श्रेणी, जल स्थल का वितरण, समुद्र तल से दूरी और उसकी ऊंचाई। उसके बाद डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड, माउंटेन रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड लैंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, हाइट अबव सी लेवल एंड द रिलीफ। हरित गृह गैसें किन्हें कहते हैं। उसके बाद हरित गृह गैसों के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस कॉल्ड एंड एनालाइज देयर इफेक्ट्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कोपेन के अनुसार जो भारत की जलवायु है इसके वर्गीकरण को समझाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर अकॉर्डिंग टू कोपेन विच आर द क्लाइमेट रीजन्स इन इंडिया। एल नीनो क्या है, इसके परिणाम और भारतीय मानसून तंत्र पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मतलब इंग्लिश में एल नीनो, रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स। लास्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून वर्षा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। ठीक है, उसके बाद मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। अब बच्चों मेन बात आती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और एक चीज और, अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।